फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक कामना करता हूं, विश करता हूं कि ये जन्माष्टमी आपके घर बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी सफलता लेकर आए और आप एक अच्छे ओहदे पर, एक अच्छे जगह पर जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हों, जल्दी से जल्दी आप जॉब लगे और एक अच्छी सी प्यारी सी पार्टी हमें दें। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि हम जो है आगे पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम जो है पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी यानी कि हमें पढ़नी है इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि भारतीय राज व्यवस्था ये क्या है? भारत पर राज करने की जो व्यवस्था है उसी को क्या कहा जाता है? भारतीय राज व्यवस्था। यानी कि ये हमारे देश को चलाने में मदद करती है, हमारे देश के संचालन में मदद करती है और इसी के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनकी लिखित पुस्तक को या लिखित जो टेक्स्ट है उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, जो कानून का एक संग्रह है, जो कानून की एक लिखित व्याख्या जो दी गई है, उस पुस्तक को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहा जाता है। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में जो सत्ता का बंटवारा किया गया है, पावर शेयरिंग जो की गई है, वो 3 भाग में जो है विभाजित की गई है। जैसे कि जो पावर शेयरिंग है या फिर सत्ता का बंटवारा आप कह सकते हैं, सत्ता का बंटवारा, वो जो है 3 भागों में किया गया है। कौन सा? फर्स्ट है लेजिस्लेचर, जिसे आप विधायिका कह सकते हैं या जिसे आप विधायिका कहते हैं हिंदी में, और इसी को हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। दूसरा, आगे चलेंगे तो दूसरी है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका। और तीसरी जो है वो है जुडिशियरी। तीसरी है जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका। ये जो तीनों निकाय हैं ये हमारे भारत में स्वतंत्र रखे गए हैं। स्वतंत्र का मतलब है इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, तीनों अलग अलग काम करती हैं, लेकिन तीनों के पास जो है असीमित पावर नहीं है। तीनों के पास क्या है? थोड़ा थोड़ा नियंत्रण एक दूसरे का है। जैसे ये तीनों बॉडीज हैं जो हॉरिजॉन्टली इस पावर का बंटवारा किया गया है, ऐसे ही हमारे देश में सत्ता का बंटवारा वर्टिकली भी किया गया है। जैसे कि पहला सेंट्रल यानी कि केंद्र, दूसरा स्टेट यानी कि राज्य, और तीसरा है लोकल गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन
यानी कि हमारे देश में जो सत्ता का बंटवारा किया गया है वो हॉरिजॉन्टली भी है और वर्टिकली भी है। दोनों तरीके से हमारे देश में जो है सत्ता का बंटवारा किया गया है। अब इनका कार्य क्या है, ये संविधान को कौन बनाता है, कौन इसको लागू करता है और कौन इसकी व्याख्या करता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम 9th-10th क्लास में या 10th-11th में पढ़ चुके हैं, ये बस वही चीज़ है, क्योंकि हम सबको एक साथ लेके चलना है, इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जितना नीचे से नीचे लेवल हम लेके चल सकते हैं वो हम लेके चलेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने संविधान पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने संविधान बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो हमें सभी को साथ लेकर के चलना है। तो ये बस वही चीज़ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो कि हमने 10th क्लास के आसपास में पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा एक रिवीजन के तौर पर हम आपको ये करा रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जितनी भी पॉलिटी या जितने भी सब्जेक्ट जो कराए जाएंगे वो सारे के सारे बेसिक से कराए जाएंगे, इसीलिए हम ये थोड़ा सा बता रहे हैं। लेजिस्लेचर, इसका काम होता है टू मेक द लॉज, यानी कि कानून का, या फिर आप कह सकते हैं विधि का, विधि या कानून, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, कानून का या विधि का निर्माण करना, कानून का या विधि का निर्माण करना। कोई भी कानून अगर बनाया जाएगा तो वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, विधायिका के द्वारा या फिर व्यवस्थापिका के द्वारा। दूसरा, कार्यपालिका, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, एग्जीक्यूट करना, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना, या कोई भी कानून अगर बना है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका क्या करती है, टू अप्लाई द लॉज, यानी कि टू अप्लाई द लॉज, यानी कि कानून को लागू करती है, कानून को लागू करती है। ठीक है, पहले ने क्या किया, लेजिस्लेचर ने क्या किया, विधायिका ने क्या किया, लॉज को बनाया, यानी कि कोई भी कानून है वो उसको बनाया। और कार्यपालिका ने क्या किया कि कोई भी कानून है उसको देश में लागू किया। ठीक है, तीसरी आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करेगी, आप जानते हैं जुडिशरी हमारे देश में क्या करती है कि किसी भी चीज की व्याख्या करती है या न्याय करती है। तो ऐसे ही इस जुडिशरी का काम है, इस न्यायपालिका का काम है कि इनके द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं, इनके द्वारा या विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसकी व्याख्या करना। तो लिखेंगे टू एक्सप्लेन द लॉज, यानी कि कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना। ठीक है, तीनों का काम आपको समझ में आया कि तीनों का काम क्या है। पहली है लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, जो कि कानून का निर्माण करेगी। दूसरी है कार्यपालिका, जो क्या करेगी, कानून को लागू करती है देश में। और तीसरी कौन सी है, न्यायपालिका, जो क्या करती है, कानून की व्याख्या करती है। मान के चलिए कि इस लेजिस्लेचर ने, इस विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया, कोई ऐसा विधि बना दी जिसमें क्या हुआ कि आम जनता की या आम जो लोग हैं उनके जो हित हैं, उनके जो भी बोल सकते हैं आप एक तरीके से अधिकार हैं, उनका हनन हुआ। और ऐसे कानून को जब जुडिशरी देखेगी कि ऐसे कानून हमारे पार्लियामेंट ने, हमारी विधायिका ने बना दिया है जिससे कि क्या हो रहा है, आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे अधिकार जो हैं या ऐसे कानून जो हैं वो जुडिशरी द्वारा नल घोषित कर दिए जाएंगे या जुडिशरी द्वारा रद्द कर दिए जाएंगे। तो मैंने जैसा बताया कि ये तीनों हैं तो स्वतंत्र निकाय हैं, लेकिन किसी को भी असीमित पावर नहीं दे रखी है, किसी के भी पास इतनी पावर नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। थोड़ा बहुत नियंत्रण एक दूसरे का रहता है। मान के चलिए कार्यपालिका,
कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो होते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति जी। जैसा कि आप जानते हैं कि 15वें नंबर के अभी जो माननीय राष्ट्रपति हमारी बनी हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। अब वो कोई ऐसा कृत्य कर देती हैं जो कि असंवैधानिक है, जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो जैसा कि आपको पता है कि कार्यपालिका की हेड कौन होती हैं, वही होती हैं या वही होते हैं राष्ट्रपति। वो ऐसा कोई काम कर देती हैं जो कि संविधान के विरुद्ध है, संविधान के कानूनों का उल्लंघन करता है, तो हम कार्यपालिका के जो हेड हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको भी इम्पीचमेंट के द्वारा, उनको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अभी जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, जब धीरे धीरे भागों पर आएंगे, तो एक भाग आएगा आपका भाग नंबर 5, उसमें संघ है और संघ में पहला टॉपिक ही क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। उस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है और उसको कौन लगाता है और कैसे कैसे वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है। तो मान के चलो इन्होंने कोई असंवैधानिक कार्य किया तो इनको भी इम्पीचमेंट के जरिए, जो विधायिका है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो दो निकाय हैं, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों एक बिल पास करके, इम्पीचमेंट पास करके, और इनको हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर जो है, 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाता है और जैसे ही इम्पीचमेंट पास हो जाता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति जी को पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये तीनों हैं तो स्वतंत्र, लेकिन किसी को भी असीमित पावर नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पावर शेयरिंग आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे देश में पावर शेयरिंग जो है हॉरिजॉन्टली भी है और वर्टिकली भी है। तो दोनों की आपको दोनों चीजें जो हैं समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास यानी कि हमारे भारत में कैसे कैसे संविधान का जो है विकास हुआ। भारत का संविधान जो है वो धीरे धीरे बना, धीरे धीरे उसका निर्माण हुआ, धीरे धीरे उसमें विकास हुए। तो वो किस किस एक्ट के जरिए, किस किस चीज़ों के जरिए वो आए। तो हमें जो भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है वो 2 फेजेस में पढ़ना है। पहला फर्स्ट फेज या फिर प्रथम चरण, जिसे कहते हैं कंपनीज रूल। कंपनीज रूल यानी कि कंपनी का शासन, कंपनी का शासन जो कि हमारे देश में रहा था 1773 यानी कि 1773 से लेके 1857 तक, यानी कि 1857 तक हमारे देश में कंपनी का रूल। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स द्वारा यहां पर खोली गई थी। आपको पता होगा कि जो कंपनी थी वो ब्रिटिशर्स द्वारा खोली गई और उसका रूल जो है कहां से कहां तक रहा, 1773 से लेकर 1857 तक। और सेकेंड फेज यानी कि द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में हम पढ़ेंगे क्राउन्स रूल। क्राउन्स रूल यानी कि क्राउन का शासन, जो कि रहा, आपको ये जो डेट्स हैं वो जरूर याद रखनी है। क्राउन का जो रूल रहा या क्राउन का जो शासन रहा वो रहा 1858 से लेकर 1947 तक, यानी कि 1858 से लेकर 1947 तक जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी या महाराज हुआ करते थे, उनका शासन रहा। कब से कब तक? 1858 से 1947 तक। ये हमें इसके बारे में पढ़ना है और इसी में पता चलेगा कि हमारा जो संविधान है उसका विकास किस किस तरीके से हुआ, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कब कब जोड़ी गई और क्या क्या जो है प्रचार प्रसार चीज़ों के कैसे हुए और ब्रिटिशर्स ने अपना जो है साम्राज्य है वो कैसे कैसे बढ़ाया। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज़ पढ़नी है, वो क्या है? संवैधानिक इतिहास, यानी कि इससे भी पहले
1773 में मान के चलो कंपनी का शासन जब आया, तो उससे भी पहले कोई ना कोई यहां पर आया होगा और उसने ये कंपनी खोली होगी, तो उसके बारे में हमें जानकारी पहले चाहिए। यानी कि हम इससे करीबन चलेंगे 150 से पौने 200 साल और पहले, और उसमें पता करेंगे कि यहां पर सबसे पहले कौन आया, कैसे उसको अपॉर्चुनिटी यहां पर दिखी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 1599 यानी कि 1599, 1599 में एक अंग्रेज हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। हिंदी में लिख सकते हैं आप, जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है, जिनका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। ये जो है सबसे प्रथम यात्री थे जो कि भारत आए थे। अब आप बोलेंगे कि इससे पहले तो डच भी आ चुके थे, पुर्तगाली भी आ चुके थे, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी यात्री इससे पहले आए थे वो सारे के सारे क्या थे? पानी के रास्ते आए थे। ये पहले ऐसे अंग्रेज यात्री थे, जॉन मिल्डन हॉल ऐसे प्रथम यात्री थे जो कि बाई रोड आए थे। ठीक है, ये कैसे आए थे? बाई रोड आए थे। ठीक है, तो ये जो है पहले अंग्रेज यात्री थे जो बाई रोड आए थे। बाई रोड अगर आएंगे तो वो कहां से होकर आएंगे? सिंध कश्मीर के रास्ते होते हुए वो भारत पहुंचेंगे। तो जिस वक्त 1599 में जॉन मिल्डन हॉल भारत आए थे, उस वक्त आपको पता होगा, आप जानते हैं कि उस वक्त मुगल एम्परर या मुगल सल्तनत के बादशाह हुआ करते थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, मुगल सल्तनत के बादशाह कौन हुआ करते थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिस टाइम ये जॉन मिल्डन हॉल यहां पर आए थे। और उसी वक्त जो ब्रिटिश क्राउन थे, उसी वक्त जो ब्रिटिश क्राउन थे वो कौन हुआ करती थी? क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम या फर्स्ट। जो ब्रिटिश क्राउन हुआ करती थी वो कौन हुआ करती थी? क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम। या ब्रिटेन की जो महारानी थी वो कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम। तो जिस वक्त ये जॉन मिल्डन हॉल यहाँ पर भारत में आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो पहले से डच हैं, जो पुर्तगाली हैं, वो बहुत सारा व्यापार कर रहे हैं। इन्होंने जब भारत घूमा तो इनको पता चला कि यहाँ से तो व्यापार के बहुत सारे मौके हैं और यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अब जब इन्होंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो है अकबर से इन्होंने मिले, और मिलने के बाद ये दोबारा जब ब्रिटेन पहुँचे तो ब्रिटिश क्राउन क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास जाकर इन्होंने बात की कि महारानी जी, वहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यापार के मौके हैं और हम वहाँ से बहुत सारा पैसा जो है कमाया जा सकता है और हम जो है वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो इसी के बाद आई होप कि आपने इतना लिख लिया होगा। इसी के बाद सन 1600 में सन 1600 में जो ब्रिटिश क्राउन हुआ करती थी, यानी कि महारानी हुआ करती थी क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने एक चार्टर जारी किया, यानी कि राजलेख, या इसको बोल सकते हैं आप शाही फरमान या फिर शाही आदेश।
एक जारी किया, और जॉन मिल्डेन हॉल के द्वारा बनाया गया जो ग्रुप था, ट्रेडर्स का ग्रुप था या व्यापारियों का समूह था, उसका नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स। उस जॉन मिल्डेन हॉल के द्वारा जो व्यापारियों का समूह बनाया गया उसको क्या कहा गया? मर्चेंट एडवेंचर्स। और इन्हीं के लिए सन 1600 में रानी ने एक राजलेख जारी किया कि आप भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एक समय सीमा निर्धारित कर दी कि सिर्फ 15 साल के लिए। एक समय सीमा निर्धारित की, कितनी? कि 15 साल के लिए आप भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने 15 साल के लिए राजलेख जारी किया तो इन व्यापारियों के समूह ने भारत में आकर एक कंपनी एस्टैब्लिश कर दी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो है इसकी स्थापना यहां पर कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना जो है भारत में हो गई और धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है व्यापार यहां से करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा, मैं मिटाने जा रहा हूं। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहां भारत में हमारे हो गई, उसके बाद सन 1605 में जो अकबर थे, जो यहाँ के मुगल एम्परर थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। सन 1605 में अकबर की या जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जो है मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनका जो बेटा था जिसका नाम था सलीम, उसको 1605 में ही इनका बेटा हुआ करता था जिसका नाम था सलीम, लेकिन उसका नाम बदल कर रख दिया जाता है जहांगीर। और जहांगीर को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया जाता है। अगला मुगल बादशाह या अगले मुगल सल्तनत का अगला बादशाह जो है घोषित कर दिया जाता है। अकबर का जो बेटा था उसका नाम क्या था? सलीम था, लेकिन जब उसे बादशाह घोषित किया जाता है तो उसी टाइम पर उसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? जहांगीर रख दिया जाता है। तो सन 1605 में इनका नाम क्या हो गया? जहांगीर हो गया। और इनका जो कार्यकाल चला वो चला सन 1605 से लेकर 1627 तक। आपको लग रहा होगा कि हम धीरे धीरे हिस्ट्री में घुस रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है। बाकी की चीज़ें जो हैं हम इतिहास में ही पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक जानना ज़रूरी है कि चीज़ें कैसे कैसे आती गई, कैसे कैसे शुरू हुई और कैसे कैसे ख़त्म हुई। तो थोड़ा सा इतिहास आपको जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली ये इतिहास नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, केवल क्या है, पॉलिटी से संबंधित या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ही थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको काम देंगी। ठीक है, तो ऐसा ना समझें कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या इतिहास में पढ़ रहे हैं। इतिहास नहीं है, थोड़ा सा इतिहास का टच दे रहे हैं केवल, कि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ें कैसे चली। ठीक है, तो सन 1605 में मुगल बादशाह कौन बन जाता है? जहांगीर बन जाता है। अब जहांगीर जैसे मुगल बादशाह बने तो उसके बाद ही, यानी कि जहांगीर के काल में ही, जहांगीर की जिस टाइम पे सल्तनत चल रही थी, जहांगीर जिस टाइम पे मुगल बादशाह थे, उसी टाइम पर एक और अंग्रेज अधिकारी आते हैं जिनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। जिनका नाम क्या था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको।
कि सन 1608 में एक और अंग्रेज अधिकारी आते हैं जहांगीर के ही कार्यकाल में, जिनका नाम हुआ करता था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और आप याद रखेंगे कि ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस हैं, ये प्रतिनिधि बनकर आए थे ब्रिटिश क्राउन जेम्स प्रथम के, जेम्स फर्स्ट के, ठीक है। अब वहां पर क्वीन नहीं थी, अब वहां पर कौन थे, महाराज थे। ब्रिटिश क्राउन में कौन आ गए थे, महाराज आ गए थे, और जिनका नाम था जेम्स प्रथम, और इन्हीं के प्रतिनिधि बनकर आए कैप्टन विलियम हॉकिंस सन 1608 में। और यहाँ आकर जहांगीर से इन्होंने वार्तालाप किया और इन्होंने कहा कि हम अपनी फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, हम अपनी फैक्ट्री यहाँ पर लगाना चाहते हैं। और जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी, और परमिशन देने के बाद सन 1611 में, 1611 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री जो है लगाई। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम, या फिर आपको कई जगह ये लिखा मिलेगा मूसलीपट्टनम, लेकिन बेसिकली ये मसूलीपट्टनम ही है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो। तो सन 1611 में एक अस्थाई फैक्ट्री लगाई गई, कहां पर, मसूलीपट्टनम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आप याद रखेंगे कि मसूलीपट्टनम जो जगह है कहां पर पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। पहली अस्थाई फैक्ट्री अंग्रेजों की कहां पर लगी, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कब लगी, 1611 में, ठीक है। और इसी के 2 साल बाद सन 1613 में अंग्रेजों द्वारा एक स्थाई फैक्ट्री भारत में लगा दी गई, एक स्थाई फैक्ट्री भारत में लगा दी गई। और जैसा कि आप जानते हैं वो कहां पर लगाई गई, सूरत में। और सूरत कहां पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। सन 1613 में एक स्थाई फैक्ट्री जो है लगा दी गई सूरत, गुजरात में। इसके बाद धीरे 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 उनका जो है व्यापार बढ़ता गया। और उसके बाद आई होप आपने इतना लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है सन 1615 में एक और अंग्रेज अधिकारी भारत आए। सन 1615 में एक और अंग्रेज अधिकारी भारत आए जिनका नाम था सर टॉमस रो, या फिर सर टॉमस रो। सन 1615 में एक अंग्रेज अधिकारी भारत आए जिनका नाम क्या था, सर टॉमस रो। और ये भी जो हैं प्रतिनिधि बनकर आए ब्रिटिश क्राउन जेम्स प्रथम के। किसके बनकर आए प्रतिनिधि, जेम्स प्रथम के। और अपने साथ ये लेकर आए एक शाही फरमान। वो शाही फरमान क्या था, आपको याद होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब सन 1600 में एक चार्टर जारी किया गया था, उस चार्टर में लिखा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में सिर्फ और सिर्फ कितने साल के लिए व्यापार कर सकती है, 15 साल के लिए। और आप जानते हैं कि सन 1600 से लेकर सन 1615 तक कितने साल हो गए, 15 साल हो गए। तो उसी के बाद में जब उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के 15 साल खत्म हो गए, तो उसी के बाद में जेम्स प्रथम ने एक और शाही फरमान जारी किया और उसके प्रतिनिधि बनकर आए कौन, सर टॉमस रो। कब आए, 1615 में। और उन्होंने यहाँ पर यानी कि भारत में आकर एक घोषणा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब अनिश्चित काल के लिए भारत में व्यापार कर सकती है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कभी भी यहाँ से जाने की ज़रूरत जो है नहीं है, वो जितना व्यापार करना चाहे यहाँ पर कर सकती है। और इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद यानी कि 1615 के बाद की जो कहानी है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना साम्राज्य फैलाया गया, प्रचार प्रसार किया गया, या जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे इतिहास में, यानी कि हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें एक टॉपिक आता है यूरोपियों का आगमन।
यानी कि एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानकारी में रखनी है, वो क्या कि इन लोगों ने, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने एक जो है अपना व्यापार तो स्थापित कर ही लिया था, लेकिन उस व्यापार को चलाने के लिए उनको 3 प्रेसिडेंसी की ज़रूरत पड़ी, या 3 हेडक्वार्टर्स आप कह सकते हैं, 3 हेडक्वार्टर्स की भारत में ज़रूरत पड़ी उसको चलाने के लिए। तो उन्होंने 3 हेडक्वार्टर्स या फिर 3 प्रेसिडेंसी का भारत में निर्माण किया। और वो तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी कहां पर खोली गई, आप जानते हैं उनके नाम। पहली थी कलकत्ता, दूसरी थी मद्रास, और तीसरी आप जानते हैं बॉम्बे। अब इसका नाम क्या हो गया है, मुंबई हो गया है, लेकिन पहले इसको बॉम्बे कहा जाता था। तो तीनों की तीनों प्रेसिडेंसीज जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एस्टैब्लिश कर दी गई भारत में, और उनके हेडक्वार्टर्स एक तरीके से बना दिए गए जिससे उनको जो है व्यापार करने में आसानी हो, शासन करने में, प्रशासन करने में आसानी हो। और इसी के साथ साथ इन प्रेसिडेंसीज में आप याद रखेंगे कि हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर अपॉइंट किया गया, एक डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया गया, और साथ ही 24 सदस्यों का एक मंडल बनाया गया, या 24 मेंबर्स का एक मंडल बनाया गया जिसका नाम था निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, या फिर आप कह सकते हैं, यहां पर नीचे लिख लीजिए, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहां पर, है ना, उसका नाम रखा गया निदेशक मंडल, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों ही नाम से उसको बुलाया गया, बोर्ड या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो हैं इन तीनों प्रेसिडेंसीज में एक एक क्या किया गया, एक एक मंडल बना दिए गए। उनको क्या कहा गया, एक गवर्नर, जिनके अंतर्गत क्या थे, एक गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर, या 24 सदस्य जिनको कहा गया निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका एक समूह बना दिया गया जो क्या करते थे, इन तीनों प्रेसिडेंसीज पर या ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी व्यापार चलता था उनके ऊपर निगरानी रखते थे, नजर रखते थे। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बंगाल के अंदर या फिर कलकत्ता के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हुई, कौन कौन से राजा वहाँ हुआ करते थे, कौन कौन से युद्ध वहाँ पर हुए जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन या शासन और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर दोबारा से एक बार वीडियो देख सकते हैं। बाकी का हम और डिस्कशन कर लेंगे इसके ऊपर। और एक बार फिर से आपको वीविल परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, कुलदीप सर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी की आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।